भारतीय जनता पार्टी ने आपके अगेंस्ट में एक नया चेहरा उतारा है। उनके समर्थकों का और आपके विरोधियों का कहना है कि बीकानेर में 1993 वाला दौर आ चुका है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपके हिंदू होने और ना होने के ऊपर भी बातें बनाई जा रही है। ऐसा है कि मेरे से शास्त्रार्थ करिए। सत्ता की चुनौती दे रहे हैं आप। हाँ, निश्चित रूप से आप टेस्ट करें मेरा और उनका। जो वेद जाने वो ब्राह्मण, वेदों मेरा ब्राह्मणा। मैं उनको नहीं कहता कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वेद, इसलिए मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूँ। मैंने कभी आज तक जूता पहने हुए आरती नहीं की। मैंने आज तक जूता पहने हुए कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया। लेकिन खुलेआम वीडियो आप देख लो, उसमें आरती कर रहे हैं, जूते पहने हैं। जब भी बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट की बात होती है, इस क्षेत्र में जातिवाद, पक्षपात, भेदभाव ये मसला हमेशा रहा है और उस मसले के साथ में तीनों समस्याओं के साथ में आपका नाम जोड़ता रहा है। कल्ला साहब इन तीनों चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएंगे? जनता के लिए क्या वादे आप करना चाहेंगे? मैं जनता से सबसे पहला वादा तो ये करना चाहता हूँ कि आगामी 7 महीनों में मैं आपको रेलवे फाटकों पर खड़े नहीं रहना होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कोई कानूनी पेश नहीं आया तो मैं 7 महीने के अंदर अंदर रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान कर दूँगा। डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला बीकानेर पश्चिम का एक बहुत बड़ा नाम और राजस्थान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम। फिलहाल वो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री है और इस वक्त खबर अपडेट के खास मेहमान हैं। कल्ला साहब, आप 10वीं बार चुनावी मैदान में हैं। इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जनता को कैसे लुभाने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दों में तो खास तौर से मेरा ये रहेगा कि मैं आने वाले 7 महीने में रेलवे फाटकों के ऊपर किसी को खड़ा नहीं रहना पड़े, इसके लिए अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जहाँ जहाँ बनाने हैं बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और पश्चिमी क्षेत्र में जो खास तौर से कोर्ट गेट और सांकला रेलवे फाटक है, उसके लिए मैंने 35 करोड़ में मंजूर करवा दिए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करवा दूँगा। और जो IGNP का कॉलोनी का एरिया है और इधर अपने कृषि उपज मंडी, इसके बीच में भी जो रोड ओवरब्रिज का काम करीब 75% पूरा हो चुका है, उसको भी पूरा करा दूंगा। तो आयुर्वेद कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज और आपकी गंगा शहर मीना शहर में एक सामान्य कॉलेज, कन्या महाविद्यालय गुरुदेव व्यास नगर को, इन 5 कॉलेजों के भवन जो है आगामी 2.5 साल में बना दूंगा। 20-20 करोड़ की सड़कें हमने मंजूर कराई है पूर्व और पश्चिम में, इसका निर्माण कार्य भी आगामी 1.5 साल के अंदर अंदर पूरा करवा दूँगा। कार्डियोलॉजी का एक्सेलेंस सेंटर मंजूर कराया है, उसको भी हम आगामी 2 साल के अंदर अंदर पूरा करवा देंगे। इसके अलावा ICU, ट्रॉमा सेंटर, पुरानी हॉस्पिटल में सीवरेज ड्रेनेज की स्थिति को ठीक करना, पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत करवाना और इसके साथ साथ वहाँ पर जो शौचालय वगैरह सुविधाएं हैं उनको ठीक करवाने का काम भी मैंने आगे लिया है। 16 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार की तरफ से मंजूर किए हैं। इस काम को भी 2 साल के पहले करवा दें। इसी तरीके से रतन बिहारी जी के मंदिर में 3.5 करोड़ रुपये मंजूर कराए हैं, उस काम को 2 साल में पूरा करवा देंगे। नगर सेठ लक्ष्मीलाल जी के मंदिर में 71 लाख रुपये तो पहले खर्च करवा चुका हूँ जी, और अभी हाल ही में 2.5 करोड़ रुपये और मंजूर कराए हैं, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करा देंगे। राव बीका जी, इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी जी सर, उनकी स्थापना के बाद कोई विशेष काम नहीं हुआ। मैं 4 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर पनोरमा मैंने स्वयं अपने डिपार्टमेंट से स्वीकृत किया है, उसका कार्य भी आगामी 2 साल के अंदर अंदर पूरा करवा दूंगा, ताकि देशी और विदेशी पर्यटक वहाँ पर आकर राव बीका जी की जीवनी को देख सकें। आपके कुछ विरोधी आपको चुनाव हराने की तैयारियों में जुटे हैं। आपके कांग्रेस के साथी जो आपका विरोध करते करते बीजेपी में शामिल हो गए। RLP ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार आपके अगेंस्ट में खड़ा किया है, तो विरोधियों से निपटने की क्या रणनीति है? देखिए, सब लोग जानते हैं कि जब मेरा टिकट कटा था मैंने ये बात कही थी पिछले साल की, जिसको कैंडिडेट पार्टी बनाएगी मैं उसका समर्थन करूँगा। अब जो व्यक्ति टिकट नहीं मिलने से नाराज है तो जनता उनको जानती है और उनके साथ कोई ज़्यादा जन समर्थन जुड़ने वाला है नहीं। लेकिन
बीजेपी ने इस बार बहुत होशियारी के साथ कई लोगों को खड़ा किया है, जो अब मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है, चाहे वो किसी 36 कौम का है, वो बीडी कल्ला को वोट देगा और मेहनत कश लोग मेरे को वोट देंगे। यानी को पूरा भरोसा है बीकानेर की जनता पर। तो मैंने जो काम किया है, मैंने उनकी सेवा की है, उसके परिणाम स्वरूप वो मुझे चुनेंगे। बाकी अब आप देखिए कि मेरे विपक्षी उम्मीदवार वो कल्लो फांसी खाएगी, वो कल्लो फांसी खाएगी। मैं उसके ऊपर लोग नहीं, जी सर, मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले आप इस बात को कंटिन्यू रखें कि विरोधियों से निपटने की क्या रणनीति है। लोग सब जानते हैं आजकल विकास चाहते हैं, और बाकी लोग जो नॉन इशू को इशू बनाते हैं ना, उनको भी जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके अगेंस्ट में एक नया चेहरा उतारा है। उनके समर्थकों का और आपके विरोधियों का कहना है कि बीकानेर में 1993 वाला दौर आ चुका है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? 1993 वाला दौर इसलिए नहीं है यार, मैं तो विपक्ष में था और विपक्ष में रहकर के भी मैंने अपनी भूमिका अदा की थी। मैं जब मंत्री रहकर चुनाव लड़ा हूँ, आज तक जीता हूँ। मैं 80 में MLA बना, 81 में मैं डिप्टी मिनिस्टर बना, स्टेट मिनिस्टर बना, 85 का चुनाव मैंने एज ए मिनिस्टर चुनाव जीता, 90 का चुनाव मैंने एज ए मिनिस्टर लड़ा चुनाव जीता, 93 के चुनाव में मैं विपक्ष का MLA था। लगातार 3 बार जीतने के बाद लोगों ने देखा, पलट कर देख लिया, उसके बाद फिर मैं 2 चुनाव जीता और मिनिस्टर रह के चुनाव जीता। जब मैं 6ठा चुनाव जब हारा, तो उस समय भी मैं मंत्री नहीं था, बस साधारण MLA था, तब चुनाव हारा था। मंत्री रहने पर मेरा ये इतिहास रहा है कि मैं चुनाव जीता हूँ और बीकानेर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आज से 2-3 रोज़ पहले आपकी एक फेसबुक पे पोस्ट आती है, जिसका मैं शब्द से मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उसमें BD कल्ला साहब का एक तीखा दर्द झलकता है। आपने उसमें लिखा है, इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में BD कल्ला ने कभी भी किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों और परिवार से मिले संस्कारों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। इस बार सत्ता पाने के लिए मुझ पर जो घटिया, असत्य, असभ्य और व्यक्तिगत बातों का हमला हो रहा है, वो नैतिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर ही सही नहीं है। इस बार के चुनाव में मेरे और मेरे परिवार के लिए अनर्गल बातें कही जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, बेहद घटिया बातों के पोस्टर, एडिटेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं। एक रैली में तो मेरे लिए मरण गीत तक गाया गया। बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी अभद्रता इससे पहले मैंने पहले किसी चुनाव में नहीं देखी। बहुत सारा लिखा है। तो कल्ला साहब, इतनी तकलीफ? मैंने बहुत से ऐसे बीजेपी की विचारधारा के लोगों से ये बात सुनी, भाई ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और हमको सोचना होगा कि हम वोट देने से पहले ऐसा व्यक्ति जो बिना वजह, बिना आधार के आरोप लगा रहा है, मैं तो मेरे वकील से सलाह ले रहा हूँ कि मैं उन पर मानहानि का मुकदमा चलाऊँ। किस तरीके से वो मतलब मैंने विधायक कोटे का 1 पैसा किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कोई आदमी, कैसे कह रहे हैं? जनता के सामने कोई पत्र तो ला के थे, कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए, कब हुए? ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, RTO से कुछ भी पता किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से चाहे बोल रहे हैं, उसके अलावा मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने और मेरे परिवार ने कभी भी 1 इंच ज़मीन पर कभी कब्जा नहीं किया। मेरी तो माता जी सिखाती थी, ज़मीन माता है। हम प्रातः काल उठते ही करते हैं हाथों के दर्शन और कहते हैं, समुद्र कराग्नि बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनो। और मैं चुनौती देता हूँ कि कब्जा किया तो वो बताए कहाँ कब्जा किया है। कल्ला साहब, इतना ही नहीं है, आपके हिंदू होने और ना होने के ऊपर भी बातें बनाई जा रही है। ऐसा है कि मेरे से शास्त्रार्थ कर लें, शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से। मैं जितनी वेद की ऋचाओं को जानता हूँ, उससे आदि भी वो नहीं जानते, और आदि भी जानते होंगे तो मैं कह दूँगा हाँ ये मेरे से श्रेष्ठ है। देखो, हमारा सेंट्रल और पुरानी संसद का बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, अयम निज परो वेदी गणनाम लघुचित साम उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप टेस्ट करें मेरा और उनका, जो वेद जाने वो ब्राह्मण, वेदों बिना ब्राह्मणा। मैं उनको नहीं कहता कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वेद, इसलिए मैं सबसे पहले ब्राह्मण। और उसके बाद मैं हिंदू हूँ या नहीं हुई तो सारे लोग जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से अभिषेक कर रहा हूँ, कितने वर्ष। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो है, इसमें
आदमी जो भक्ति करता है, अध्यात्म करता है, वो मोक्ष के लिए करता है, जी न कि दिखावे के लिए, पाखंड के लिए। मैं पाखंडी नहीं हूँ, मैं अंतरात्मा से भगवान को बसता हूँ। मेरे एक प्रश्न का वो जवाब नहीं दे सकते। उनको पूछो हो कि पहाड़ पर कोई भजन करे तो कितना फल मिलता है, समुद्र पे कितना मिलता है, कुएं पर कितना, गौशाला में कितना, घर में कितना। केवल बात करने से कुछ नहीं होता। जानते क्या है? जानते कुछ ही नहीं है। हिंदू की परिभाषा ये के बारे में अभी असेंबली में बहस हुई थी। सबसे पहले तो मैंने पूछा था कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो पक्ष और विपक्ष ने सबने कहा कल्ला जी आप तो। मैंने उनको बताया धारियति इति धर्मा, जो आप सर्टेन डिसिप्लिन धारण कर लो वो आपका धर्म है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं तो रुद्राभिषेक करके भोजन करूँगा तो मेरा धर्म हो गया। जी कोई कहता है कि मैं दुर्गा माता की पूजा करके करूँगा, कोई कहता है कि मैं जो हनुमान जी की पूजा करके करूँगा, कोई कहता है कि मैं जो प्रेयर करके करूँगा। तो जो सर्टेन डिसिप्लिन धारण, कोई कहता है मैं गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके करूँगा। तो धर्म की परिभाषा बताई। तो फिर मैंने कहा कि सांवलिया मंदिर और श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में कानून बन रहा था। मैंने कहा हिंदू की क्या परिभाषा है? देवनानी जी खड़े हुए। देवनानी जी ने कहा कि जो भारत की भूमि को कर्म भूमि और धर्म भूमि माने वो हिंदू है। मैंने कहा कोई भी ऐसा आदमी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो भारत की भूमि को कर्म भूमि नहीं मानता, जो भारत में रहता है। और धर्म भूमि इसलिए है कि यहाँ तीर्थ वगैरह खूब है जी। हिंदू की परिभाषा ये नहीं है। हिंदू की परिभाषा धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने दी। उन्होंने ये कहा था कि जो गौ पूजक है, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जो शास्त्रों में विश्वास रखता है वो हिंदू है। शास्त्रों में खासतौर से हमारे वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, हमारे आगम निगम, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब पौराणिक ग्रंथ। इनमें जिस किसी में भी विश्वास है। आपने तो हिंदुत्व की विस्तार से परिभाषा ही दे दी। निश्चित रूप से इनको पता ही नहीं कि हिंदू किसे कहते हैं। आप पूछ लो कभी रहेंगे सिंधु से हिंदू बना, तो यहाँ रहते हैं वो हिंदू है, ये कहते हैं। हिंदू की परिभाषा करपात्री जी ने दी, जो धर्म सम्राट थे और शंकराचार्यों का मनोनयन करते थे और सब लोग उनको मानते थे। धर्म सम्राट वही हुए अभी तक। उनकी परिभाषा थी। फिर मैंने कहा बताओ इसमें कहीं गड़बड़ हो तो आप संशोधन कर दो। कोई कुछ नहीं बोला, सन्नाटा था। केवल शुरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेंद्र जी राठौड़ ने मुझसे कहा कि आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहोगे? मैंने उनसे ये कहा कि मैं जैसा कर्म करूँगा वैसा बनूँगा। अच्छा कर्म करूँगा तो अच्छा बनूँगा, बुरा कर्म करूँगा तो बुरा बनूँगा। लेकिन मेरा गीता में विश्वास है। उसमें लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फला हेतु भगवाते संगोस्त कर्मणि। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ऊपर वाले पर छोड़ो। मैंने कभी आज तक जूता पहने हुए आरती नहीं की। मैंने आज तक जूता पहने हुए कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया। लेकिन खुलेआम वीडियो आप देख लो, उसमें आरती कर रहे हैं जूते पहने हैं। और जब पर्चा भरने जा रहे हैं, मैंने कभी गुटखा निकाल कर किसी को हाथ में नहीं दिया। तो ये तो खुद ही उनका बताता है कि आचार विचार उनके क्या है, मेरे क्या। मैं शुद्ध मन से व्यस्त हूँ। आपका इशारा बयां कर रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ आ रहा है। कला साहब, ये तो ही विरोधियों की बात, लेकिन मेरा जो सवाल था जो बीच में रह गया था, जब भी बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट की बात होती है, इस क्षेत्र में जातिवाद, पक्षपात, भेदभाव, ये मसला हमेशा रहा है। और उस मसले के साथ में, तीनों समस्याओं के साथ में आपका नाम जोड़ता रहा है। कल्ला साहब, इन तीनों चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएंगे? ऐसा है, मैंने 36 कौम के लोगों के व्यक्तिगत काम किए, केवल एक कौम का काम नहीं किया है। और इसीलिए मैं जीता हूँ 6 बार। आपको पूरे राजस्थान में एक निर्वाचन क्षेत्र से, सिटी से, कांग्रेस और बीजेपी से, शहर से जीतने वालों की संख्या इतनी द्वार जीतने की बहुत कम मिलेगी। उसका कारण क्या है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। सबका साथ, सबका विकास। ये तो बीजेपी के नाम, बीजेपी का नारा। मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि मैंने 3600 कौमों का साथ दिया है और 3600 कौमों को साथ लेके चला हूँ। उनकी तो कथनी और करनी में अंतर है। फिर वो कहेंगे कि हमने ये थोड़ी कहा था, हमारा चुनावी जुमला है। मेरा चुनावी जुमला नहीं है। मैं तो कहता हूँ मैं
सबको साथ देता हूँ, सबका साथ लेता हूँ और सबका विकास करता हूँ। कल्ला साहब, जाते जाते जनता के लिए क्या वादे आप करना चाहेंगे? मैं जनता से सबसे पहला वादा तो ये करना चाहता हूँ कि आगामी 7 महीनों में मैं आपको रेलवे फाटकों पर खड़े नहीं रहना होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कोई कानूनी पेश नहीं आया तो मैं 7 महीने के अंदर अंदर रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान कर दूँगा। दूसरा, 619 करोड़ रुपए की पेयजल योजना नीति करवा दूँगा 2 साल के अंदर अंदर। इसके साथ ही जो 5 कॉलेज मैंने मंजूर कराए हैं उनके भवन 2.5 साल के अंदर अंदर बना दूँगा। डूंगर कॉलेज के लिए मैंने 30 कमरे मंजूर कराए थे, इसका निर्माण 2 साल में। ऑडिटोरियम का निर्माण 2.5 साल में, उसके लिए भी 10 करोड़ रुपये मंजूर करवा दिए थे। इसके अलावा बीकानेर में जहाँ जहाँ सीवरेज की समस्या है वो सीवरेज की समस्या का अंत, और इसके अलावा अपने वो चांदमल जी के बाकी समस्या का समाधान आगामी 6 महीने के अंदर अंदर करवा दूँगा। इसके अलावा अनेक योजनाएं हैं, जैसे बीकानेर में जो बेघर लोग हैं उनके लिए नए बीकानेर की बसावट, वहाँ क्रिकेट का मैदान बनाना, और इसके साथ साथ खेलों के मामले में बीकानेर सिरमौर रहे, इसके लिए खेल मैदानों का विकास करना ये मेरा लक्ष्य रहेगा। और साथ साथ कोई बड़ा कल कारखाना लाने का मैं प्रयास करूँगा ताकि नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो कल्ला साहब के वादों की फहरिस्त जो है काफ़ी लंबी है। कल्ला साहब का कहना है कि आने वाले 5 साल में बीकानेर की एक नई तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। ऐसे और इंटरव्यू के लिए आप देखते रहिए खबर अपडेट। थैंक यू।